15 days 13 टॉपिक्स। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमने ये सीरीज चलाई थी, जिसमें आज का दूसरा टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अगेन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए हम पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर ऑस्मोसिस का फिनोमिना इंप्लीमेंट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्वेलिंग ऑफ रेजिन। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स या किशमिश इनको वाटर के अंदर सोक करके रखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद ये फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, गार्गलिंग सोल्ट वाटर। जब भी आपका गला खराब होता है, सोर थ्रोट होता है, तो आप नमक के पानी से गरारे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके थ्रोट के अंदर स्वेलन जो सेल्स होती हैं, इनसे वाटर बाहर निकल जाता है। इसी तरह से प्रिजर्विंग फूड बाय शुगर सॉल्यूशन। आप मुरब्बा, जैम या अचार, पिकल, इनको प्रिजर्व करने के लिए इनमें हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या फिर सोल्ट का सॉल्यूशन डाला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होगा तो इनसे वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बैक्टीरिया जो है वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा NS, जिसको बोला जाता है नॉर्मल सलाइन। कई बार जब हम बीमार पड़ते हैं, शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो ये एक ड्रिप चढ़ाई जाती है जिसे बोला जाता है NS, नॉर्मल सलाइन। एक्चुअली नॉर्मल सलाइन क्या होता है? ये 0.91% NaCl का सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसे बोला जाता है सलाइन वाटर। अब इसी का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये जो नॉर्मल सलाइन है, ये हमारी ब्लड सेल्स के साथ आइसोटोनिक होता है। अब ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। इसी तरह से जो प्लांट है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और उनके हर एक पार्ट तक वाटर को पहुंचाया जाता है, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के ऊपर। तो देखिए, यहाँ हमने दो कंपार्टमेंट लिए हैं और दोनों कंपार्टमेंट को हमने सेपरेट किया हुआ है एक SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। किनको सेपरेट किया है? देखिए, ऐसे सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हैं जहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी यहां पर दो ऐसे सॉल्यूशन भी लिए जा सकते हैं जहां पर एक की कंसंट्रेशन कम और एक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या फिर आप सॉल्वेंट ले सकते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। जब इनको किसी SPM से सेपरेट रखा जाता है तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं वाटर की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, तो आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, वो स्पॉन्टेनियसली डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, या आप कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में फ्लो होता है। किसके थ्रू? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहा जाता है। देखिए, आपने 11th क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा था। वो डिफ्यूजन का था स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्चुअली यहां पर भी यही हो रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है या अगर सॉल्वेंट है तो वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अगर है तो वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। इसलिए एक हायर कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस किधर जा रहा है? अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है।
और स्पॉन्टेनियस फ्लो है, बट किसके थ्रू हो रहा है ये? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो देखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सॉल्यूशन, प्योर से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, इसे बोला जाता है ऑस्मोसिस। इसीलिए मैंने कहा था कि जिन दो को आप एसपीएम से सेपरेट कर रहे हैं वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। अब ये एसपीएम क्या होती है? देखिए, एसपीएम एक मेम्ब्रेन है जो कि अलाउ करती है सोलवेंट मॉलिक्यूल को उसमें से पास होने के लिए, लेकिन जो आपके सोल्यूट पार्टिकल है उनके पैसेज को ये प्रिवेंट कर देती है। दैट मीन ये केवल सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनको अपने में से पार होने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेमी permeable membrane. That means a membrane which allow the solvent molecule to pass through it but prevent the passage of solute particle is called SPM. अब SPM के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, बोर्ड के अंदर एक बार आर्टिफिशियल SPM का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो मैं दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए, पर्चमेट मेम्ब्रेन हो गया, एनिमल या फिर प्लांट जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिटेड ऑन पोरस पोर्ट, देखिए ये आपकी आर्टिफिशियल एसपीएम होगी। इसी तरह से सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये भी आपकी एसपीएम यानी कि आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये दो एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिटेड ऑन पोरस स्पॉट, यानी ऐसे जिसमें बारीक बारीक छेद होते हैं उसे पोरस बोला जाता है। उसके ऊपर अगर आप कॉपर फेरोसाइनाइड की लेयरिंग कर देते हैं तो वो एसपीएम का काम करती है। इसी तरह से सेल्यूलोज जो नाइट्रेट है ये भी आपका एसपीएम का काम करता है, और ये दोनों के दोनों जो एसपीएम है ये आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट, अगेन आप देखिए, आपको दो यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन के लिए। देखिए, यहाँ क्या किया गया है कि आपको एक फनल दिखाई दे रही है जिसके माउथ पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है और इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो देखिए, टाइम के साथ साथ क्या होगा, यहाँ ऑस्मोसिस होगा और वाटर जो है वो इस फनल के अंदर जाएगा, जिससे यहाँ पर कॉलम के अंदर आपका लेयर जो है, कॉलम का लेवल इंक्रीज होने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। अब वो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर क्रिएट हुआ, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ओस्मोसिस हो रहा है। बस इसी एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट मीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप या डेवलप्ड इन कॉलम एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी इस कॉलम के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है ऑस्मोसिस के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन देखिए, हम ऐसे दे सकते हैं। यहां हमने एक लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रखा है, आप चाहे तो यहां ये भी लिख सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट, तब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा। दूसरी तरफ के चैम्बर में हमने हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रखा हुआ है। दोनों को हमने एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट कर रखा है। तो क्या होगा, जैसे ही ऑस्मोसिस होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आएंगे, तो आपका ये पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा। थोड़े टाइम के बाद यहाँ का जब हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो इधर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन इनिशियली क्या हो रहा है, सोलवेंट मॉलिक्यूल जब लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो ये पिस्टन
अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब अगर हम इसके ऊपर एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ये रुक जाए, तो इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को जो किस साइड में लगाया जा रहा है, सॉल्यूशन साइड में लगाया जा रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो देखिए, द एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on solution side to stop the flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane is equal to osmotic pressure और it is known as osmotic pressure। यानी कि जो आप मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन साइड में जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो को प्रिवेंट कर दे, रोक दे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर हम एक इक्वेशन देखते हैं जिसे बोला जाता है वॉन होफ सॉल्यूशन इक्वेशन। ये दो इक्वेशन से मिलकर के बनती है। पहली इक्वेशन है आपकी बॉयल, आपको पता है बॉयल ने टेम्परेचर का रिलेशन दिया था, बॉयल वॉन्ट होफ लो। क्या कहता है ये कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कब? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। दैट मीन टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से एक दूसरा लो है वॉन्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो, जो क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कब? जब किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हम बात करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने यूज करके ये फॉर्मूला बना लिया कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर आपका कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होते हैं। वैल्यू जरूर याद रखें, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां आपके काम आएगी। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम। अगर एन हमारे मोल है, वी हमारा वॉल्यूम है, तो ये आ गया आर टी। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका एन बाय वी इंटू में आर टी। तो इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वॉन्ट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको तीन तरह से जानते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आइसोटोनिक। मान लीजिए मेरे पास कोई दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल बराबर है, दैट मीन पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो ये दोनों सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक। दैट मीन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक। इसीलिए मैंने इनिशियली आपको जब नॉर्मल सलाइन NS की बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो NS है यानी 0.091% NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो हमारी ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक होता है। यानी इसका वेपर प्रेशर और ब्लड सेल का जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो और जो ब्लड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल बराबर होता है। अगला है आपका हाइपरटोनिक। अगर देखिए दो सॉल्यूशन का हम कंपेयर कर रहे हैं मान लीजिए, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो द सॉल्यूशन which has more osmotic pressure than other is called hypertonic। इसी तरह से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहां मैं एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रखा है एक एसपीएम से, या आपने एसपीएम लगा दी।
मैं अगर ये बोलूं कि ये पाई, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, और कंडीशन मैंने ये दे दी कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो इस केस में ऑस्मोसिस नहीं होगा, दोनों ही चैम्बर के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सेकंड केस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां मैंने दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रखा है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का पाई 2 है, कंडीशन ये है कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। अब बताइए कि सॉल्वेंट किधर से किधर जाएंगे। तो देखिए, हमें पता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, यानी जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पाई ज्यादा होगा। तो हमेशा ये सॉल्वेंट कहां से कहा जाता है? सॉल्वेंट तो हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो जहां पाई ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जहां पाई कम है वो कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर जाएगा। दैट मीन लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जाता है, क्योंकि यहां पर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर है, इसलिए दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर रहते हैं। अगर इधर से इधर एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाएगा तो इधर से इधर एक आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दोनों ही बातें आप जरूर ध्यान रखें कि हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन देखिए, यहां पर ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। सभी के घरों में आजकल लगा हुआ है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, इनिशियली जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि इधर से वो मिनिमम अप्लाइड प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की फ्लो को रोक दे, उसे हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मैं इधर से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं, उस प्रेशर को मैं अगर P कह दूं और मान लीजिए P इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। दैट मीन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर एक सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स मूवमेंट है। किस वजह से? जब आपने एक प्रेशर अप्लाई किया सॉल्यूशन के साइड में, तो इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। दैट मीन कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, then the flow of solvent molecule take place toward pure solvent from the solution, यानी कि reversed to ordinary osmosis, और इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसका यूज क्या होगा? देखिए, जो सी वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस आरओ टेक्निक का उपयोग यूज करते हैं, जिसके लिए यहाँ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। एक तरफ हमने सी वाटर ले लिया, दूसरी तरफ हमने प्योर वाटर ले लिया। अब नॉर्मली अगर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी वाटर इधर से इधर आएंगे, लेकिन जब हम इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सी वाटर से निकल करके आपके प्योर वाटर की तरफ आने लग जाएंगे, और इससे हम वाटर को डीसैलाइन कर सकते हैं, उसको हम सोल्ट फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहां थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग हमने ली है कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। अब यहाँ दो केस इसलिए बनते हैं कि पहला केस, ये दोनों सॉल्यूशन सेम सब्सटेंस के हों बट इनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। इनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। जैसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा। तो देखिए, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा पाई 1, आपकी फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, इनटू में V1 इसका वॉल्यूम,
प्लस पाई टू इंटू में V2 एंड देन डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। आप सीधा दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर को ना जोड़ें, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाता है, V1 प्लस V2 हो जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड केस, जहां पर हम एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास दो ग्लूकोज के सॉल्यूशन है, जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.5 और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.5 atm। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर और सेकंड सॉल्यूशन का 2 लीटर, दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम हो गया आपका ये 3 लीटर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 इंटू में इसका वॉल्यूम 1 प्लस दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 प्लस कितना लिया गया, ये 2 लीटर लिया गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये 6.5 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग लाइक। तो इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन हैं। यहाँ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई 1 मानते हैं और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 2 देखिए प्रीवियस केस जो हमने देखा था वहां पर दो सॉल्यूशन जरूर थे, बट वो एक ही सब्सटेंस के थे, और यहाँ पर दोनों के दोनों जो सॉल्यूशंस आपके पास है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। इस सब्सटेंस के N1 मोल को डिसोल्व किया है हमने V1 लीटर के अंदर, और यहाँ पर N2 जो आपके मोल है उनको हमने डिसोल्व किया है V2 के अंदर। अब देखिए यहाँ हो सकता है कि जो ये सब्सटेंसेस आपके हैं इनमें किसी का एसोसिएशन होने वाला हो या एसोसिएशन होता हो, या फिर डिसोसिएशन की अगर बात हो सकती है कि भाई एसोसिएट या डिसोसिएट होने वाले भी हो सकते हैं। जैसे NaCl का अगर सॉल्यूशन है, आपको पता है डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, लेकिन अगर इनमें यूरिया है, ग्लूकोज है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं आपको पता है ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर साथ में क्या ले रहा हूँ, वॉन्ट ऑफ फैक्टर ले रहा हूँ इस सॉल्यूशन के लिए I2 और इस सॉल्यूशन के लिए I1। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा पाई 1 प्लस पाई 2। अब पाई 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पाई 1 इज इक्वल टू, नॉर्मली आपको पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। अब यहाँ I1 जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है उसके सोल्यूट के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर, N1 नंबर ऑफ मोल इन फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू में RT डिवाइडेड बाई, अब देखिए वॉल्यूम आप टोटल वॉल्यूम लेंगे ये V1 प्लस V2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 आ जाएगा। देन इसी तरह से हम आपका पाई 2 कैलकुलेट करेंगे, तो पाई 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I2 N2 RT डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इस तरह से आपके पास दोनों पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू आ गई, इनको आप प्लेस कर देंगे। ये आपकी है I1 N1 RT डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस I2 N2 RT डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, और यहां से आप कॉमन ले लेंगे, तो I1 N1 प्लस I2 N2 और ये आ जाएगा आपका RT डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2।
सेकंड थिंग देखिए, अगर मान लीजिए आप ग्लूकोज और यूरिया का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ग्लूकोज और यूरिया, ग्लूकोज प्लस यूरिया, तो ये देखिए दोनों के लिए, इसके लिए IB1 है और इसके लिए IB1 है, तो आप I को लेने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड थिंग देखिए, ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर। नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए फाइनली यहां पर क्या हुआ, हमने सिर्फ और सिर्फ मोल का सम किया है और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया है। इट डजेंट मैटर कि ये मोल ग्लूकोज के हैं और ये यूरिया के हैं, तो इसे आप ध्यान देंगे। तो ये दो प्रॉब्लम थी जो थोड़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग है। और नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने बाकी दोस्त जो कि बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं इस साल, चाहे वो CBSE के अंदर हो या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा के अंदर हो या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड के अंदर हो, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।